Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुंबई पुलिस और खुफिया विभाग ने पाकिस्तान से मुंबई अंडरवर्ल्ड को दी गई 2 फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया। सूत्रों के मुताबिक ये कॉल दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने कुछ खास गुर्गों को किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच से पाकिस्तान से आई जिन फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया गया उन्हें 28 सितंबर को किया गया। इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोगों के नंबर की निगरानी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक एक ही दिन में पाकिस्तान से 2 मोबाइल नंबरों से कुल 3 बार कॉल किए गए थे। दोनों कॉल्स के दौरान कुल 11 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन ज्यादातर बातचीत कोर्ट्स में की गई, जिसे समझने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के पंचकुला की जिला कोर्ट में पुलिस का लंबा काफिला पहुंचा और राम रहीम के करीबी हनीप्रीत का चेहरा ढककर अंदर ले जाया गया, जिसके बाद अदालत ने हनीप्रीत को 6 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। और हनीप्रीत की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चंडी मंदिर थाने से लेकर पंचकुला कोर्ट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस की गाड़ियों का लंबा काफिला चंडी मंदिर थाने से हनीप्रीत और उसकी सहयोगी सुखदीप कौर को लेकर निकला, जिसके अंदर आप देखिए हनीप्रीत को रखा गया। हनीप्रीत के साथ सुखदीप कौर को भी रखा गया है और ये दोनों को फिलहाल निकाला जा चुका है। पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि हरियाणा पुलिस 10 से 12 दिन का पुलिस रिमांड मांगेगी। जिला अदालत में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस की गाड़ी में हनीप्रीत और सुखबीर कौर को पीछे की सीट पर बैठाया गया। दोनों चुन्नी से चेहरा ढककर गाड़ी से निकली, जहां से उन्हें पुलिस की बड़ी टीम सीधा कोर्ट रूम तक लेकर पहुंची। इस दौरान हनीप्रीत और सुखदीप का हाथ महिला पुलिस कर्मियों ने पकड़ा हुआ था। हनीप्रीत के लिए अदालत में हरियाणा पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने पुलिस को पूछताछ के लिए सिर्फ 6 दिन की ही रिमांड दी। और इस दौरान अदालत में लंबी बहस भी हुई। इस बहस के बीच हनीप्रीत से जज ने पूछा कि तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। जवाब में हनीप्रीत ने कहा कि मुझ पर लगे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। इतना कहते ही हनीप्रीत कटघरे में खड़ी होकर रोने लगी। इसके बाद हनीप्रीत ने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ कोर्ट गई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हनीप्रीत इसके बाद जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। पंचकुला में जो भी हिंसा हुई उसमें मैं कतई शामिल नहीं हूँ। लेकिन पुलिस ने हनीप्रीत पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो हनीप्रीत की पैरवी के लिए अदालत में उसके 3 वकीलों की टीम पेश हुई और हनीप्रीत के वकीलों ने उस पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद ही नहीं बताया, बल्कि ये भी कहा कि हनीप्रीत डिप्रेशन की शिकार है। लेकिन पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया कि पंचकुला में हुई हिंसा में हनीप्रीत की बड़ी भूमिका थी। पुलिस ने यह भी दलील दी कि वो मोबाइल बरामद करना जरूरी है जो पिछले 38 दिन से हनीप्रीत इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने यह दावा भी किया कि हनीप्रीत को कई जगहों पर ले जाकर घटना के तार जोड़ने हैं, इसलिए उससे पूछताछ करनी होगी। इसके अलावा पंचकुला हिंसा के आरोपियों पवन इंसा और आदित्य इंसा को ढूंढने के लिए भी हनीप्रीत से पूछताछ जरूरी है। हनीप्रीत के वकीलों की टीम ने पुलिस की हर दलील का विरोध तो किया ही, हनीप्रीत को एक समाज सेविका की तरह पेश करने की भी पूरी कोशिश की। और हनीप्रीत के वकीलों ने यह तक दावा किया कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चल रहे ज्यादातर समाज सेवा के काम हनीप्रीत की देखरेख में ही चल रहे थे। हनीप्रीत के वकील इस बात को भी अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं कि अदालत ने उसे केवल 6 दिन की रिमांड दी। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 14 दिन की उनकी रिमांड की एप्लीकेशन को ना मानते हुए मात्र 6 दिन का पुलिस रिमांड उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। हनीप्रीत के वकीलों ने तो यहाँ तक दावा किया कि हनीप्रीत को झूठे मामलों में फंसाकर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। पंचकुला कोर्ट से राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की 6 दिन की रिमांड मिलने के बाद पंचकुला पुलिस ने दावा किया कि पंचकुला हिंसा की साजिश रचने में हनीप्रीत खुद शामिल थी। 17 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा में एक बैठक हुई, जिसमें 25 अगस्त को की हिंसा को लेकर पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, जिसमें तय किया गया था कि राम रहीम के दोषी करार होने पर वहां उपद्रव और हिंसा भड़कानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि गुरमीत राम रहीम के काफिले से लेकर कोर्ट पहुंचने तक की सारी योजनाएं तैयार की गई थी। इस साजिश में हनीप्रीत पूरी तरह शामिल थी। हिंसा भड़काने में राकेश और प्रीतम 2 मुख्य आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है। कल पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत को 6 दिन के रिमांड पर भेजा था। अब पुलिस हनीप्रीत से कई और राज जानने की कोशिश करेगी। वहीं आईजी ने हनीप्रीत की तबीयत के बारे में कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मीटिंग बाकायदा हुई थी और उस मीटिंग के अंदर से हमने विटनेस है जिसने हमारे को ये स्टेटमेंट्स दी हैं।
अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस सेना के अधिकारी की बात को ध्यान से सुनने लगे। यहां सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें अमेरिका के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ने माना कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी गुटों से उसके बेहद मजबूत रिश्ते हैं। और इस बैठक के दौरान जब अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल जोसेफ डनफोर्ड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर अपनी बात रख रहे थे, तो रक्षा मंत्री जिम मैटिस उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए माना कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी गुटों के साथ बेहद करीबी रिश्ते हैं। I think it's clear to me that the ISI has connections with terrorist groups. बैठक में डनफोर्ड से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अब भी मानते हैं कि ISI के तालिबान से संबंध हैं, इस पर डनफोर्ड ने साफ किया कि इसमें संदेह नहीं, क्योंकि अमेरिका बीते कई साल से पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अपने बर्ताव में बदलाव लाए, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। We've had a bilateral approach to trying to affect the change in Pakistan's behavior. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी जनरल डनफोर्ड के बयान का समर्थन किया। उन्होंने भी दावा किया कि पाकिस्तान अपने अलग एजेंडे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों के खिलाफ अपने रुख में बदलाव किया है, लेकिन ISI खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है। अमेरिका की तरफ से ये आरोप तब लगे जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को ये कहकर खारिज किया कि उसकी खुफिया एजेंसी पर लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को आतंकियों की मदद करने वाला देश बताया था। अधिकारी ने मांग की थी कि ट्रंप प्रशासन को पाकिस्तान, कतर और तुर्की को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। अमेरिका ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पर नाराजगी जताई और कहा कि ये कॉरिडोर विवादित क्षेत्र से गुजरता है। भारत ने CPEC का विरोध किया और इस मामले में अब अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री जिम मैटिस ने भारत को समर्थन करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विवादित क्षेत्र से होकर गुजरेगा। किसी भी देश को OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड की पहल को दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर बन रहा है। भारत शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहा है। पिछले साल मई में चीन ने बेल्ट एंड रोड फोरम नाम से एक कार्यक्रम भी किया था, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। केरल के कन्नूर में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सड़क पर पैदल निकले, जिनके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था। योगी केरल में बीजेपी की जनरक्षा यात्रा में शामिल हुए और लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके लिए केरल के कन्नूर पहुंचे योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद CM योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के बड़े हुजूम के साथ सड़क पर निकले और पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और बैनर ले रखे थे, जबकि CM योगी ने खुद कई नेताओं के साथ सबसे आगे एक बड़ा सा बैनर पकड़ रखा था। यात्रा के दौरान योगी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और केरल सरकार पर सीधा हमला बोला। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हिंसा को प्रश्रय देने वाली ऐसी सरकारों का सफाया होगा। CM योगी ने भी केरल के मुख्यमंत्री P विजयन के इलाके में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होने पर सवाल उठाए। खासतौर पर सर्वाधिक हत्याएं मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हो रही हैं। यह और भी खतरनाक है। CM योगी ने लेफ्ट पार्टियों पर केरल में जिहादी मानसिकता तैयार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद लेफ्ट पार्टियों की ओर से भी पलटवार किया गया। लेफ्ट के दोनों धड़ों CPM और CPI के नेताओं ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया और योगी आदित्यनाथ को केरल से सीखने की नसीहत दी। केरला से सीखकर आप अपने गोरखपुर के अस्पताल के बच्चों की बचाव के लिए अगर कुछ सीख के जाते हो तो अच्छा होगा। आदित्यनाथ अपने प्रदेश का बैटन संभाले। लोग योगी जी का भी वही हाल होगा जो उमा भारती का हुआ। लेफ्ट पार्टियों ने योगी की केरल यात्रा को माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया, जिसका बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया और लेफ्ट के नेताओं की बयानबाजी को उनकी बौखलाहट करार दिया। और योगी के केरल दौरे को पार्टी का कार्यक्रम बताया। केरल में 15 दिन की यात्रा में हर दिन कोई न कोई जाएगा। तो योगी जी एज ए लीडर एंड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वहां गए। बीजेपी ने योगी पर लेफ्ट पार्टियों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। दीपक विश बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक घर में घरेलू काम करने वाली नाबालिग लड़की ने एक रिहायशी इमारत की 11वीं मंजिल के फ्लैट से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश की। 10वीं मंजिल पर लगे जाल में फंस जाने के कारण लड़की की जान बच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में भेजा। करीब 14 से 15 साल की इस लड़की ने आरोप लगाया कि उसकी मालकिन उस पर तरह तरह के जुल्म करती थी। उसके शरीर पर जलने और मारपीट के निशान भी मिले हैं।
हमने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने भेज दिया है, वहाँ इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी और एक्यूज का और इसका मुद्दे के दोनों का मेडिकल कराया जाएगा अभी रात को, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। लड़की की उम्र करीब 14 से 15 साल बताई जा रही है और इस लड़की ने आरोप ये लगाया कि उसकी मालकिन उस पर तरह तरह के जुल्म करती थी, जिसके कारण आज वो ये हरकत करने के लिए मजबूर हुई। उसके शरीर पर जलने और मारपीट के निशान भी मिले हैं। दीपक, क्या उस मालकिन से पूछताछ अभी शुरू हो पाई? देखिए, अभी तक जो है वो पूछताछ चल रही है, क्योंकि जिस तरह के आरोप जो पीड़िता ने लगाए हैं, क्योंकि 11वीं मंजिल से जब उसने कूद मारी थी तो कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही होगी। पुलिस का कहना है कि आखिर उसने क्यों कूद मारी। तो इस पूरी तफ्तीश को और उसके साथ ही जो सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया है कि उस घर से जो है चिल्लाने की आवाज़ आती थी, वहाँ पीटा जाता था उस नाबालिग नौकरानी को, तो जाहिर सी बात है कि उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे तो सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है कि हो सकता है कि क्या उसे धक्का दिया गया हो। तो इस तरह से कई पहलू हैं जिन पर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो जिस छात्रा के ऊपर ये आरोप हैं, तो वो इस पूरे मामले पर साफ इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को नहीं पीटती थी। इसके जो शरीर पर घाव हैं, चोट के निशान हैं, वो काफी पुराने हैं। तो पुलिस पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है। शुक्रिया दीपक। इराक के कुर्द इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियों पर टैंक लादकर सेना के कुछ जवान अभ्यास के लिए ले जाने लगे। ये टैंक ईरान और इराक के बीच हो रहे अब तक के सबसे बड़े अभ्यास का हिस्सा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बढ़ते दबाव के बीच ईरान पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने में जुटा है और इसलिए ईरान इराक की सेना के साथ मिलकर अपने 2 चरण के अभ्यास के बाद तीसरे चरण के अभ्यास में जुटा है। इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में टैंक लाद कर लाए गए और फिर अभ्यास के लिए इन्हें गाड़ी से उतारा गया, जबकि एक बड़े से मालवाहक विमान से उतरने के बाद सेना के जवान पूरे साजो सामान के साथ अपनी तैयारियों में जुट गए। ये हाल के वर्षों में ईरान और इराक के बीच सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास माना जा रहा है। و نیاز مشترک ما با همسایگانمون از جمله عراق هست و ما در حال اجرای दोनों देशों के मुताबिक सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान पश्चिमी एशिया में अपनी शक्ति और मौजूदगी को दर्ज करवाने के लिए इस कवायद को अंजाम दे रहा है। दिल्ली में कंपनी सचिवों के कल हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे आलोचकों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब जीडीपी की विकास दर 5.7% के नीचे गई है। उन्होंने पिछली सरकारों के वक्त जीडीपी की कम विकास दर पर का हवाला भी दिया। लकीर के फकीर नहीं है और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। जीडीपी की विकास दर में कमी और नोटबंदी और जीएसटी पर पीएम के बयान पर विपक्ष ने तो चौतरफा हमला किया। कांग्रेस ने जीएसटी के नाम पर देश में टैक्स टेररिज्म लागू करने का आरोप लगाया, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा कि पीएम अर्थशास्त्र नहीं बल्कि जुमला शास्त्र चला रहे हैं। आज जीएसटी के नाम पे टैक्स टेररिज्म है, आतंकवाद हो गया टैक्स का। What he is talking about is not economics. He is talking of jumlanomics. They're full of jumlas. यूपी के अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सड़क पर पैदल यात्रा की और लोगों से मुलाकात की, जो 3 दिन के अमेठी दौरे पर पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र में दिए पहले दिन के भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला, जिसके बाद वो पैदल ही अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी ने पदयात्रा की। इस दौरान उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें अमित शाह जी कहते हैं 15 लाख वाले वायदे के बारे में कहते हैं ये तो जुमला था, जुमला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए जीएसटी का जिक्र किया और इसे गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जीएसटी को लागू किया, मगर जीएसटी को समझे नहीं। काफी विवादों के बाद हुए अमेठी के दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। केरल के मुख्यमंत्री के गांव में अमित शाह रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के गांव में रोड शो करेंगे। रेलवे टेंडर घोटाले में आरोपी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। हरियाणा के रोहतक में होने वाली योगी महासभा की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे के विरोध में मेट्रो सिनेमा से चर्चगेट तक रैली करेंगे। आगरा में होने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख को जनता ने जूतों का हार पहनाया। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के बाहर सादी वर्दी में तैनात कुछ पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को उसके हाथ और पैर पकड़कर उठा लिया। ये व्यक्ति उन दलितों में शामिल था जो हिंसा का विरोध जताने के लिए विधानसभा का घेराव करने आए थे। इसीलिए पुलिस वालों ने विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे लोगों में शामिल इस व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर उठा लिया। ये दलित प्रदर्शनकारी अपने हाथों में पर्चे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर पहुंचे थे। इस दौरान विधानसभा के बाहर तैनात सुरक्षा बल ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने इन पर सख्ती दिखाई और इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। दलितों की नाराजगी की वजह यह है कि पिछले कुछ दिन में गुजरात में दलितों के साथ मारपीट, हिंसा और हत्या के कई मामले सामने आए हैं। गुजरात के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आत्माराम परमार ने दलितों के साथ मारपीट के मामलों की निंदा की। ये बनाव समग्र समाजने माटे पण चिंताजनक बनाव। गुजरात में पिछले एक हफ्ते में दलितों के साथ मारपीट के 4 मामले सामने आए हैं। आरोप है कि मंगलवार को गंगेट गांव में एक दलित के साथ सवर्णों ने मारपीट की, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया। जबकि गांधीनगर के लिम्बोदरा में एक दलित लड़के के मूंछ रखने को लेकर विवाद हो गया और उसकी पिटाई कर दी गई। ब्रजेश तिवारी बड़ी खबर दे रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश मामले में नया मोड़ आया है। इनामी बदमाश सुमित के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बेटा बदमाश नहीं था, बल्कि पुलिस ने उसे घर से उठाया और बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया। गुस्साए परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वह यूपी पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में इनामी बदमाश सुमित को गोली लग गई, जबकि उसके बाकी साथी कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। इन लोगों ने एक रात में उसे 50,000 का इनाम कर उसकी हत्या कर दी है और मुझे जब से पता चला मैं मुख्यमंत्री सबको फैक्स किया है, ये हमारी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऑल यूपी में जितने भी थाने हैं कहीं से भी जांच करें, अगर कहीं भी इसका कोई कहीं भी रिकॉर्ड पाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी सीबीआई जांच हो। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में डबल मर्डर के एक आरोपी ने पहले घर से गाड़ी चुराई और फिर पुलिस से बचने के लिए सड़क पर अंधाधुंध रफ्तार से दौड़ाने लगा। आरन बार्ली नाम का यह नौजवान एक महिला और उसके बेटे की हत्या के बाद भाग रहा था। और आरोपों के मुताबिक आरन बार्ले ने पहले घर में खड़ी कार चुराई और फरार होने की कोशिश की। बारिश की वजह से सड़क पर जाम जैसे हालात थे, लेकिन बार्ले ने सड़क के उल्टी तरफ यानी रॉन्ग साइड ही गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। सामने की तरफ से भी गाड़ियां आ रही थी, लेकिन सबकी जान खतरे में डालते हुए आरोपी कार भगाता रहा। कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में उसकी खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वो ज्यादा देर तक इस खतरनाक तरीके से गाड़ी नहीं चला पाया। एक सड़क के किनारे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार्ले की टक्कर झाड़ियों से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया, लेकिन बार्ले को ज्यादा चोट नहीं आई। और हादसे का शिकार होने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बार्ले वहां से भागने में कामयाब हो गया। जहां से दौड़ता हुआ बार्ले वापस उसी घर में पहुंचा जहां उसने 50 साल की महिला ट्रेसी विल्किंसन और उसके 13 साल के बेटे पियर्स विल्किंसन की चाकू मारकर हत्या की थी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आरोपी घर में घुसता हुआ दिखाई दिया। घर के आंगन से वो चुपचाप घास पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान घर का पालतू कुत्ता भी आंगन में आया। इसके बाद एक और शख्स भी घर से बाहर निकला, लेकिन आंगन में ही छुपे बार्ले पर किसी की नजर नहीं पड़ी। थोड़ी देर में मौका पाकर बार्ले घर के अंदर चला गया। आरोपी के आरन बार्ले इस घर में भीख मांगने आया था, लेकिन विल्किंसन परिवार ने उस पर रहम खाकर उसे घरेलू नौकर बना लिया। लेकिन मौका पाकर उसने घर में 2 लोगों की हत्या कर दी। और आरोपों के मुताबिक बार्ले ने केवल ट्रेसी विल्किंसन और उनके बेटे को ही मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि ट्रेसी के पति पीटर विल्किंसन पर भी चाकू से हमला किया। हालांकि पीटर की जान बच गई। जिस वक्त हत्याकांड हुआ, पीटर की बेटी लिडिया घर पर नहीं थी, इसलिए परिवार में अब केवल लिडिया और पीटर ही बचे हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में आरन बार्ले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे वेस्ट मिडलैंड्स को हिलाकर रख दिया। इसीलिए विल्किंसन परिवार के घर के बाहर शहर के लोगों ने फूल रखकर मरने वाले दोनों लोगों को श्रद्धांजलि दी।
पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए वित्त मंत्री राज्यों को वैट की दरें कम करने के लिए चिट्ठी लिखेंगे। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। प्रधान ने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने कीमतों को कम करने के लिए पहल की और वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी में 2-2 रुपए की कटौती की, उसी तरह से राज्यों को भी कीमतें घटाने के लिए पहल करनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यों से अपील की कि वो वैट में 5% की कटौती करें। माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे राज्य की मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने वाले हैं। सारे राज्यों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वहां जो वैट कलेक्शन होती है, हर एक राज्य के अपना अपना वैट की स्ट्रक्चर है। आज की ताजा खबर में इतना ही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यों से वैट को 5% तक कम करने की अपील की और कहा इस बारे में वित्त मंत्री भी राज्यों को लिखेंगे चिट्ठी। कंपनी सचिवों के सम्मेलन में अर्थनीति को आलोचना को पीएम ने महंगाई से लेकर जीडीपी तक हर मुद्दे पर आंकड़ों के साथ दिया करारा जवाब। पीएम मोदी ने 3 महीने की समीक्षा के बाद कारोबारियों की जरूरत के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव के संकेत भी दिए। केरल में कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुख्यमंत्री के गांव से करेंगे रोड शो। केरल में योगी आदित्यनाथ के जन रक्षा यात्रा में शामिल होने के बाद सीपीएम का आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ 9 अक्टूबर को जवाबी प्रदर्शन का ऐलान। हरियाणा पुलिस का दावा, पंचकुला हिंसा की साजिश रचने के लिए डेरे में 17 अगस्त को हुई बैठक में शामिल थी हनीप्रीत। कोर्ट से मिली 6 दिन की पुलिस रिमांड में खुल सकती है साजिश के पर्दे। फरीदाबाद में घरेलू काम करने वाली नाबालिग लड़की ने 11वीं मंजिल के फ्लैट से कूदकर खुदकुशी की। नाकाम कोशिश के बाद मालकिन पर लगाया जुल्म ढाने का आरोप। टीपीसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और कहा विवादित क्षेत्र से गुजरता है कॉरिडोर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा उत्तर कोरिया के हथियार खत्म करने के लिए कई देश मिलकर भी हमला करे तो 100% सफलता नहीं मिलेगी।